चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी सारे करने हैं हमें आज, ठीक है ना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सेशन है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, समकोण त्रिभुज वगैरह ये करना और इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी। आज थोड़ा सा और एडवांस पे चलते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, सदिश 3i माइनस 4j प्लस 12k की दिक् को ज्याएं ज्ञात करो। और साथ ही साथ शो करना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर आपके पास कोई वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे है प्लस जेड के था, तो एल इज इक्वल टू आपका एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। एम इज इक्वल टू आपका दूसरा वाई कोऑर्डिनेट से डिसाइड हो जाता है, एंड एन इज इक्वल टू जेड कोऑर्डिनेट से डिसाइड हो जाता है। और ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोई भी डिसीज हो, सबके लिए इनका स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो 1 होता है। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ रखी है। सारी चीजें, कंसेप्ट आपके पास है, फॉर्मूले आपके पास है, हमें बस उसको अप्लाई करना है। तो हम सीधे क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चाहे तो 3 बार ये चीज करनी है आपको, आप ऊपर निकाल भी सकते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये आपका अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 144 हो जाएगा, ठीक है ना। और 9 6 15 4 19 1 15 16 169, ये 13 का जो है वो अंडर रूट हो जाएगा। हेंस एल इज इक्वल टू आपका एक्स अपॉन इतना, यानी कि 3 अपॉन 13 हो जाएगा। फिर एम इज इक्वल टू निकालेंगे तो वाई अपॉन अंडर रूट इतना इतना होता है, तो वो आपका वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 अपॉन 13 हो जाएगा। उसके बाद एन इज इक्वल टू निकालेंगे, अलग अलग नीचे लाइन में लिख दीजिएगा। और एन इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट इतना हो जाएगा, तो यानी कि जेड आपका कितना है 12, तो 12 अपॉन 13। तो ये आपके डीसीज जो आ जाएंगे, हेंस डीसीज आर कितना कितना आ गया, 3/13 कॉमा माइनस 4/13 एंड कॉमा 12/13। ये आपके आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि शो करना है कि इतना इतना इतना, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो हम एल स्क्वायर प्लस एल एच एस ले लेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मत लिखो एल स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग एडिंग, सीधे एल एच एस इक्वल टू इतना 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 इज इक्वल टू 3/13 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3/13 का स्क्वायर प्लस 4/13 का स्क्वायर माइनस 4/13 का होल अप स्क्वायर और प्लस 12/13 का होल अप स्क्वायर। ये हो गया जा करके। 1/13 का स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, 13 का स्क्वायर एलसीएम, ऊपर 9 प्लस 16 प्लस 144। उसी तरह से देखिए 169 ऊपर आएगा, नीचे भी 169, कट कुट के 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन कंप्लीट करिए। और बोर्ड अच्छा इधर की तरफ खिसका हुआ है, थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ। तो डीसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपसे हो जाएंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम समतलीय पे कर लेते हैं। समतलीय जो प्रूफ करना होता है, पॉइंट्स दिए होंगे या वेक्टर दिए होंगे, तो उनको समतलीय करना होता है। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, देखिए, सिद्ध करें कि एक वेक्टर 3a प्लस बी प्लस 5c दिया है, दूसरा 4a माइनस बी प्लस 2c दिया है, और तीसरा माइनस 6a प्लस 5b प्लस 4c दिया है। ये एक समतलीय है, मतलब एक ही समतल में है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। देखिए मैं इसके 2 मेथड हैं करने के, दोनों मेथड बता रहा हूँ, फिर आपको जो पसंद आए वो आप कर सकते हो। सबसे पहले हेडिंग डालिए फर्स्ट मेथड, डिटरमिनेंट वाला मेथड है। अगर आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो समतलीय हैं, तो उनसे बनने वाले जो गुणांक सारणिक है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, गुणांक सारणिक निकाल देंगे। तो गुणांक सारणिक डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए पहला वेक्टर क्या है 3 1 5, उसके कोफिशिएंट्स। दूसरे वाला है 4 -1 2, और तीसरा वाला है -6 5 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सारणिक सॉल्व करना हमने पिछले चैप्टर में देखा है। आप क्या करोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो इसके अलोंग जब एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये एक रो कॉलम छोड़िए तो -4 -10। फिर इसके बाद -1, ये इसके साथ माइनस आता है, इसको रो कॉलम छोड़ दीजिए, तो 3 × 4 12 -6 और 2 का मल्टीप्लाई -12 आएगा, और वो प्लस हो जाएगा, तो +12 हो जाएगा। ये 4 4 जा 16 होगा, ठीक है ना, और +5 और 4 5 जा 20 -6 1 जा 6।
इसको सॉल्व कर दीजिए। मतलब मल्टीप्लाई में या किसी में कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा मुझे, हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो जाए मेरे से। -14 माइनस का 28 प्लस 5 और 14, ये हो जाएगा -42 माइनस 28 प्लस 70, 8 2 10, 4 2 6 7, -70 प्लस 70 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ के बाद यहाँ लिख देंगे सिंस डेल्टा इक्वल टू 0, अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं। ये आपका प्रूफ हो जाता है। कंप्लीट करिए, नोट करिए। देखिए इसी में मैं एक केस और बताता हूँ आपको। कभी कभी क्या करते हैं, कोई नंबर मिसिंग कर देंगे और कहेंगे लैम्डा के या लैम्डा या कुछ भी दे दिया, उसके किस मान के लिए ये जो वेक्टर्स हैं वो समतलीय हैं। तो वो क्वेश्चन भी कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। देखिए जैसे मैंने मान लिया सपोज यहाँ पे 4 मिसिंग कर दिया और लैम्डा लिख दिया, ठीक है ना, ये पॉइंट अननोन है। तो अब इसमें ये कहेंगे कि लैम्डा के किस मान के लिए, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, लैम्डा के किस मान के लिए ये और ये समतलीय हैं। तो अब आपको समतलीय दे देगा तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू 0 मान लेंगे आप, क्योंकि समतलीय है तो 0 होगा। इसमें क्या होगा, इस 4 की जगह लैम्डा चलेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 0 करके। हमने डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में पहली एक्सरसाइज में देखे थे इस तरह के क्वेश्चन कि एक्स वैक्स कुछ मिसिंग कर देंगे और इक्वेशन से फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब इसमें क्या होगा, जब एक्सपेंड करेंगे तो लैम्डा चलता रहेगा और लास्ट में फाइनली जो है वो लैम्डा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। आप यही मान सकते हैं कि इसी क्वेश्चन को ही अगर आप लैम्डा लेके सॉल्व कर लें तो लैम्डा की वैल्यू अल्टीमेटली 4 आ जाएगी। जो यहाँ पे लिखा था ना नंबर, वही 4 आ जाएगी। तो अच्छा, लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए हमारे दिए गए सदिश समतलीय होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा वो घुमाते हैं तो उसको उसके हिसाब से आपको नहीं घूमना है, आपको देखना है कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। आप अपनी जगह पे ही अपने कंसेप्ट के साथ रहिए और क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है, लैम्डा हो सकता है 2 जगह लैम्डा कर दे, यहाँ पर भी लैम्डा कर दे तो वो केस बन करके क्वाड्रेटिक वगैरह बन जाएंगी। 3 जगह लैम्डा कर दे तो आपकी ये क्यूबिक बन जाएगी। तो सारे केसेस आपके उस हैंडल कर सकते हो आप। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो समतलीय दे दें तो वो फाइंड आउट कर लेंगे। मुझे बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कर लेंगे अगर उस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो। क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने ये कर लिया तो ऐसा ही आएगा। इसमें घुमा फिरा के कह देंगे तो फिर आप ये नहीं सोच कहेंगे कि हमने तो ये करा ही नहीं है। ये छोटी क्लास का नहीं है कि जो पढ़ाया वही आएगा पेपर में, जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड इधर उधर घुमा के भी आएगा। सेकंड मेथड डालिए। देखिए सेकंड मेथड देखिए आप ध्यान से, लैम ये भी यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि सदिश, ये इसी वो क्वेश्चन वही है, बदल दिया था थोड़ा समझाने के लिए मैंने। सिद्ध कीजिए कि सदिश इतना इतना जो है वो समतलीय हैं। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि जो बेसिक कंडीशन हमने आपको लिखवाई थी कि अगर मान लिया सपोज करिए 3 सदिश समतलीय हैं तो किसी एक को बाकी 2 के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब अगर आपका पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, तो दिस मच इज इक्वल टू दिस मच प्लस दिस मच, या इस तरह से करके आप उसको डिनोट कर सकते हैं। और डायग्राम में समतलीय होने का मतलब ये होता है, जैसे आप कह रहे थे ना, जैसे ये प्लेन है तो आपका जो है ए बी वेक्टर सपोज ये हो गया जाकर के ए बी सी, ठीक है ना, ए बी वेक्टर, ए बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, या 3 वेक्टर इस तरह से दिए हैं, या फिर इस तरह से कोई दिया हुआ है 3 वेक्टर, तो ये तीनों वेक्टर इसी प्लेन में हैं, ये चीज कह रहे हैं हम। कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल कंप्लीट करें या ना करें, वो मर्जी उनकी है, लेकिन वो एक ही प्लेन में है, इसी प्लेन में ऐसे 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 करके हैं, कोई भी इधर उधर ऊपर नहीं उठ रहा है। तो इसकी बेसिक कंडीशन ये होती है कि अगर मान लिया सपोज करिए हमने ये वाला मान लिया सपोज करिए वेक्टर लिया, ये वाला ए बी वेक्टर माना, इसमें अगर हम ये लिख लें ए बी वेक्टर आपका है 3a प्लस बी प्लस लैम्डा भी हटा दिया था मैंने, यार ये सब क्वेश्चन बदल दिया था मैंने, 3a प्लस बी प्लस 5c है एंड 4a माइनस बी प्लस 2c है, ये इस तरह से। ठीक है ना, ए बी वेक्टर ये हो गया मान लिया 5c एंड 4a वेक्टर ये हो गया माइनस बी सी वेक्टर मान लेते हैं, ये आपका हो गया 4a माइनस बी प्लस 2c, और सी ए वेक्टर मान लिया सपोज करिए ये हो गया आपका -6a प्लस 5b प्लस 4c, ये 3 वेक्टर मान लिया सपोज करिए हमने, या जो भी डायग्राम आप सोचें ए बी सी डी ई एफ सब अलग अलग मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ए बी अलग वेक्टर है
कोई जरूरी नहीं यहाँ से स्टार्ट हो, BC ये है और मान लिया EF ये वेक्टर है। तो इनके समतलीय होने का प्रतिबंध यह है कि हम एक को बाकी दो के कोई अदिश के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में व्यक्त कर सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, हमारे सदिश जो है वो समतलीय हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं है। यदि उपरोक्त वेक्टर, कंडीशन पहले मैं लिख देता हूं, उपरोक्त सदिश समतलीय हैं तो किसी एक को बाकी दो सदिशों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो कैसे व्यक्त करेंगे? तो मान लेते हैं, सपोज करिए, माना EF वेक्टर जो मेरे पास है वो AB वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर प्लस CD वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर, ये हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं LM मान लीजिए, या M अल्फा बीटा मान लीजिए, सपोज मान लिया अल्फा बीटा ही मान लिया मैंने। तो अगर मैं एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर की फॉर्म में उनके मल्टीप्लाइड बाई कोई अदिश हो, इस फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट कर पाता हूं तो मेरे तीनों वेक्टर्स जो हैं वो एक ही प्लेन में होंगे, एक ही समतल में होंगे। ये बेसिक कंडीशन मैंने लिखवाई थी आपको, शायद परसों लिखवाई थी मैंने ये कंडीशन। सिंगल समरेख होने के लिए सिंगल वैल्यू हो जाती है, तीन बिंदु समरेख है, सिंगल वैल्यू, EF इक्वल टू लैम्डा AB ऐसे करके हो जाता है। इस केस में आपके जो है वो अल्फा और बीटा करके इस तरह से हो जाएंगे। अब ये फॉर्मेट आपका अगर बन पाता है तो बस इतना है कि आपकी अल्फा बीटा की अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, निकल के आ जाए अल्फा बीटा की वैल्यू, तो हम कहेंगे कि हाँ, इस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर अल्फा बीटा नहीं निकल पाते हैं, एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं इस तरह के, तो फिर हम ये फॉर्मेट नहीं लिख सकते हैं। ये मतलब होगा यहाँ पर जा करके। तो मैं क्या करता हूं, इसमें जरा वैल्यू पुट कर देता हूं। EF की वैल्यू हो जाएगी -6A प्लस 5B प्लस 4C इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 3A प्लस B प्लस 5C प्लस बीटा, और ये दूसरा हो जाएगा आपका 4A माइनस B प्लस 2C। ये मैंने वैल्यूज रख दी। A को इकट्ठा कर लीजिए, B को इकट्ठा कर लीजिए, C को इकट्ठा कर लीजिए। तो हमारे पास ये बनेगा जाकर के -6A प्लस 5B प्लस 4C इज इक्वल टू A वेक्टर, और उसके साथ आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस B वेक्टर, तो इसके साथ आ जाएगा अल्फा, उधर क्या है माइनस बीटा, एंड प्लस C वेक्टर, और इसके साथ आ जाएगा 5 अल्फा और उधर कितना है प्लस 2 बीटा। अब ABC के गुणांकों का कंपेयर कर देंगे। दो वेक्टर बराबर होते हैं तो कब बराबर होते हैं? जब उनके सारे कंपोनेंट, A का गुणांक इसके बराबर, B का इसके, C का इसके बराबर है। तो A, B, C के गुणांकों की तुलना करने पर, ये मेथड थोड़ा सा लंबा तो है लेकिन ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि कई कंडीशंस मैथ्स में ऐसे आगे चल के मिलेंगी आपको जो इस तरह से मैनेज करनी पड़ती हैं, तो वो उनकी भी प्रैक्टिस एक तरह से हो जाएगी। अदरवाइज पेपर में है तो फर्स्ट मेथड लगा दो। तो तुलना कर देंगे, तो देखिए 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू -6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर सेकंड, और 5 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा देखिए निकालने के लिए आपको दो ही इक्वेशन की जरूरत है, तो भले ही दो से आप निकाल लें लेकिन तीसरी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन आपको कहा जाएगा उसको। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 में जोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 प्लस थ्राइस ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो ये चीज मैं यहाँ करता हूँ, देखिए यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू -6, और इसमें 3 से 3 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 15, और उसके बाद जो है वो मैंने माइनस करना पड़ेगा तभी तो कटेगा। तो माइनस करा, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, 7 बीटा इज इक्वल टू -15 6 21 माइनस का, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -3। बीटा की वैल्यू आप थर्ड बीटा की वैल्यू पहले सेकंड में डाल दो, आसान इक्वेशन है, तो अल्फा निकल आएगा।
तो इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग बीटा इन सेकेंड, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, यानी कि -3 इज इक्वल टू 5, तो अल्फा इज इक्वल टू 2। अब ये अल्फा बीटा थर्ड को सेटिस्फाई करते हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा किधर करूं, ये इक्वेशन हटा देता हूं मैं, ये पहली दो भी मिटा देता हूं, और सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा बीटा इन थर्ड, तो 5 अल्फा मतलब 2 प्लस 2 बीटा मतलब -3 इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4 संतुष्ट कर रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि अल्फा बीटा हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दिए एक सदिश को बाकी की दो पदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसका मतलब ये समतलीय हैं। देखिए, अर्थात अल्फा बीटा के मान इक्वेशन नंबर 3 को संतुष्ट करते हैं, अतः दिए गए सदिश, मतलब किसी एक सदिश को बाकी दो के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, बस इसके नीचे लिख देंगे अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं, अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं। लैंग्वेज शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं बोल देता हूं, अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं। आप इसे कंप्लीट करें, समझें, और फिर मैं इसे एक बार और समझा देता हूं कि क्या किया हमने, तो तब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप अपनी बुक में देखेंगे तो इसी तरह के एग्जाम्पल को इसी तरीके से कर रखा है सेकेंड मेथड से। तो फर्स्ट मेथड में वो जो डिटरमिनेंट वाला मेथड है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो हम इससे भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूं इस क्वेश्चन का, जिसको दिक्कत हुई है वो समझ ले। मेरे पास 3 वेक्टर दिए थे, ये और ये और ये, ठीक है ना। ये वेक्टर किधर किधर भी कैसे भी हो सकते हैं, कोई उसमें वो वैसी बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए आपने क्या करना था, इनको समतलीय करना था। तो किसी एक को बाकी दो में, ये पहला नंबर 1 डाल दूं, नंबर 2 डाल दूं, नंबर 3 डाल दूं। तो चाहे तो आप 1 इज इक्वल टू एल मतलब अल्फा सेकेंड और प्लस बीटा इंटू थर्ड कर दो, ठीक है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ अलग आ जाएंगी जो इसके हिसाब से होती होंगी। चाहो आप सेकंड वाले वेक्टर को इज इक्वल टू अल्फा इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस बीटा इंटू थर्ड वेक्टर कर दो, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ अलग आ जाएंगी, वो भी उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। या फिर हमने जो किया था तीसरे वाले वेक्टर को पहले और दूसरे के रेस्पेक्ट में कर दें, तो इससे अल्फा बीटा ये आ रहे हैं, उनसे अल्फा बीटा कुछ और निकल आएंगे, उससे अल्फा बीटा कुछ और निकल आएंगे। कहने का मतलब है किसी को भी किसी में फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बड़ा था ना, वो छोटे थे, तो नंबर आपके पूर्णांक आ गए। अब छोटे को बड़े में दिखाओगे तो नंबर फिर आपके 1/2 1/3 इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे तो अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, कोई पूर्णांक थोड़ा ना होना है कि पॉजिटिव इंटीजर होना है, ये नेगेटिव भी होले, ये हाफ होले, फ्रैक्शन होले, 1/3 होले, कुछ भी होले। तो अगर अल्फा बीटा एग्जिस्ट कर जाए इस तरह से, तो हम कहेंगे कि हाँ मैंने एक किसी वेक्टर को बाकी दो के पदों में लिख दिया। तो बाकी दो पदों के उसमें लिखने के लिए हमने क्या किया, अल्फा बीटा एग्जिस्ट करा के देखे, और अल्फा बीटा एग्जिस्ट कर गए, तो इसका मतलब उसको एक को दो बाकी दो के पदों में लिख सकते हैं, अतः दिए गए सदिश समतलीय हैं। ये मतलब हुआ जा करके। देखिए ये आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, और ये मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में एग्जांपल्स में नहीं है, और क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है पिछले वाले से। मैं इसको करने का तरीका बता देता हूं आपको, फिर आप खुद ही कहोगे हाँ ये मेरे से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, दिखाइए कि एक बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये दिए हैं, समतलीय हैं। यहाँ पर देखिए सदिश नहीं दिए हैं, आपको 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, और कहा जा रहा है कि शो करना है कि ये समतलीय हैं। समझ रहे बात को आप। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, ये देखिए। हमारे पास एक प्लेन है, और उस प्लेन में 4 पॉइंट ए बी सी डी ऐसे दिए हैं, और ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, आपको ये प्रूफ करना है। तो हम इसको करने का तरीका देखिए क्या करेंगे, कि पहले आप कहीं पर ओरिजिन मान लेंगे। जैसे हमने सपोज करिए ये ओरिजिन लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ध्यान से समझिए डायग्राम क्या है। हम क्या करेंगे, हमें इसका अगर कोऑर्डिनेट दिया है 3 - 2 4, तो इसका मतलब अगर हम इसे 3i - 2j + 4k कर दूं,
इसी में कोऑर्डिनेट में सीधे आई जे के लगा दूं तो ये मेरे को ओ ए वेक्टर मिल गया, ये ओ ए वेक्टर मिल गया अगर ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो। सिमिलरली अगर ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मानते हो, इसको सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मानते हो, इसको डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मानते हो, तो मेरे को ओ ए ओ बी वेक्टर भी मिल गया, ओ सी वेक्टर भी मिल जाएगा, ओ डी वेक्टर भी मिल जाएगा। ओ बी वेक्टर हो जाएगा 6i प्लस 3j, इससे बना रहा हूं मैं 3j प्लस 7k। ओ सी वेक्टर हो जाएगा 5i प्लस 7j प्लस 8k, और ओ डी वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 5k। ये मेरे को ओ बी वेक्टर मिल गया, ये मेरे को ओ डी वेक्टर मिल गया, ये मेरे को डी दो बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसे सी कर लो। ये ओ सी वेक्टर मिल गया और ये ए डी ओ डी वेक्टर। तो मेरे को 4 वेक्टर यहाँ पे मिल गए जा करके। और ये 4 वेक्टर देखिए इस प्लेन में नहीं है, ये तो कहीं ओरिजिन से आए हैं। ये 4 हमें पोजीशन वेक्टर मिल गए, किसके किसके, 4 जो पॉइंट्स दिए हैं उनके। यहां तक मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके आगे फिर मैं बताना शुरू करूं, क्योंकि फिर डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर आप अगर पुराना मुझसे पूछोगे तो फिर मैं उसको बताने की हालत में नहीं रहूंगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसको मिटा के फिर से जरा फ्रेश डायग्राम बना रहा हूं। अब फ्रेश कैसे करूं, रेड वाला मार्कर पता नहीं कहां गया। चलिए, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन 4 पोजीशन वेक्टर से इसी प्लेन में 3 वेक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए आप, मैं क्या करूंगा, ए बी वेक्टर निकाल सकता हूं मैं, और एक में ए सी वेक्टर और एक में ए डी वेक्टर निकाल लूंगा। 3 वेक्टर जो है वो इसी प्लेन में बना देंगे और तीनों को हम ए से शुरुआत कर देंगे। जैसे मान लिया, सपोज करिए ये 4 उंगलियां हैं मेरी, समझ रहे हैं आप, ये 4 उंगलियां अभी एक प्लेन में है, ये प्लेन में है, इस उंगली को ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दी, अब ये एक प्लेन में नहीं रह गई। यही चीज 3 उंगलियों के कर लीजिए, 3 वेक्टर मैं इसी प्लेन में बना दूंगा और वो तीनों वेक्टर जो है मैं शो कर दूंगा एक प्लेन में है। और 3 वेक्टर शो करने का क्वेश्चन हमने पिछला किया हुआ है अभी, कि 3 वेक्टर अगर एक प्लेन में है, ये देखिए अगर एक प्लेन में करते हैं, 3 उंगलियां असल में एक प्लेन में आ नहीं पाती सही से, 4 उंगलियां एक प्लेन में हो जाती हैं। तो 4 वेक्टर अगर मैं बना दिए या 3 बना दिए, एक मत मानिए, तो उस केस में अगर मेरे पास 3 वेक्टर हैं और वो एक प्लेन में ला दिए मैंने इनको, यानी कि उनकी डिटरमिनेंट को 0 साबित कर दिया, तो ये तीनों समतलीय हो जाएंगे। और 3 वेक्टर बने किन से, 4 पॉइंट से, तो इसका मतलब 4 बिंदु समतलीय हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि 4 बिंदु समतलीय दिखाने के लिए हम 3 वेक्टर बनाएंगे इनसे और उनको समतलीय दिखाएंगे। अगर ये 3 वेक्टर समतल में आ गए तो ये 4 पॉइंट से ही तो बने हुए हैं, तो यानी कि चारों हमें समतलीय मिल जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकालना शुरू करेंगे। मैं एक निकाल के दिखाता हूं, देखिए कैसे निकलेगा। मैंने नोट्स जो लिखवाए हैं, समझाए हैं पॉइंट्स, किसी सदिश को स्थित सदिश के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर मतलब 6i प्लस 3j प्लस 7k, एंड माइनस पहले वाले का, इसका मतलब 3i माइनस 2j प्लस 4k। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से आप ए सी वेक्टर और इसी तरह से आप ए डी वेक्टर निकाल लेंगे। जब ये तीनों वेक्टर आ जाएंगे तब आप कहेंगे कि अगर ये मतलब इनसे फिर डेल्टा इक्वल टू निकालेंगे, डेल्टा इक्वल टू डिटरमिनेंट, और वो आपकी 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि ये 3 सदिश समतली हैं, और अगर ये 3 सदिश समतली हैं तो इसका मतलब ये इन 4 पॉइंट से बनाए, तो इसका मतलब हमारे चारों पॉइंट भी समतलीय हो जाएंगे। तो अगर आपको कभी 4 पॉइंट समतलीय करने के लिए दे दे तो उनसे 3 वेक्टर बना लेना। हो सकता है वो ये ना दे और ये दे दे कि 4 सदिश हैं हमारे पास इस तरह से, और बताइए कि समतलीय हैं। तो 4 सदिश हैं तो 4 सदिश से फिर 3 बनाओगे पहले, क्योंकि 4 की डिटरमिनेंट नहीं बनेगी आपकी, होंगे 3 वैल्यू और इक्वेशन होंगी 4। 4 से पहले इसी तरह से आप 3 वेक्टर बनाएंगे, ठीक है ना। और 3 वेक्टर बनाने के बाद फिर उनसे डेल्टा 0 निकाल के तो फिर आप समतलीय करवा देंगे उसको। मुझे बताइए, क्लियर है? तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 10 बताया एक्सरसाइज में। अब आप अगर बुक खोल के देखें तो आपसे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 तक सारे हो जाएंगे। देखिए आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए आप, समतलीय समतलीय लैम्डा का मान ज्ञात करो, ये करो वो करो। ऐसा है ना, आपके करीब 2-3 तरह के टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। मुझे मिनिमम 3 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, तब आपका जो है वो सारे तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे। तो ये मतलब मुझे आज पॉसिबल नहीं लग रहा है,
ठीक है ना? तो इसलिए फिर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद।